हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, यानी कि चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से आंसर्स आपको लिखने हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इनमें से बर्डिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखा जाता है? अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम और लीशमेनिया। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और आपको याद है तो हमें पता है कि यीस्ट जो है उसमें हमें बर्डिंग देखने को मिलती है। बर्डिंग में क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड फॉर्म होगा और फिर उसके बाद ये बर्ड बड़ा हो जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये बर्ड भी डिटैच हो जाता है और एज अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी कि सेपरेट इंडिविजुअल एक्ट करने लगता है। तो ये बर्डिंग आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंडर कैसा दिखाई देता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यीस्ट। अब आप मुझे बताइए कि बर्डिंग यीस्ट के अलावा और किस में देखने को मिलती है जिसके बारे में आपकी बुक में बात की गई है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि बर्डिंग और किस में देखने को मिलती है, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली बर्डिंग का ही पूछा जाए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमीबा में किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है, राइट। तो यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनमें किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ये भी आपको याद होना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये वर्ड बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस में आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आप ये जो वर्ड है इसको मिस आउट कर दें और गलत ऑप्शन पे टिक कराएं। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? ओवरी, यूट्रस, वास डिफरेंस और उसके अलावा फेलोपियन ट्यूब। तो हम अगर इनके पार्ट्स देखें तो हमें पता है ये ओवरी है जहां पर ओव्यूल होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये फेलोपियन ट्यूब है, ये जो पूरी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये पूरा पार्ट यूट्रस है, ये सर्विक्स और ये वजाइना। तो यहाँ पर हमें एक पार्ट जो नहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन में से वो है ऑप्शन नंबर सी, वास डिफरेंस। तो आपको दोनों के ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों के ही नाम याद होने चाहिए, या तो डायग्राम के थ्रू या फिर ऐसे भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द एंथर कंटेन्स सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल या फिर पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर भी जो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, आपको अगर वो याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो हमें पता है कि स्टेमन जो है वो पूरा होता है, राइट। यहाँ पर स्टेमन में दो पार्ट्स हैं, एक है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फिलामेंट है और ये है इसका एंथर। अब हमसे पूछा ये गया है कि एंथर के ऊपर हमें क्या मिलता है, एंथर पर क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये हैं पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर आप डायग्राम जो देख रहे हैं या फिर यहाँ पर जो रियल पिक्चर देख रहे हैं उसमें आपको येलोइश जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? पोलन ग्रेन्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलन ग्रेन्स। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डायग्राम्स, राइट। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पॉलिनेशन किस तरीके से होता है उसका डायग्राम, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर में उसका डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ह्यूमन के। तो ये सारे जो डायग्राम्स हैं इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सो एंड सो। तो ये सारे आपको जरूर याद होने चाहिए इस चैप्टर में से। Question number 4, what are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए और आप लिखेंगे भी, स्टार्ट भी क्वेश्चन यहीं से करेंगे कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, नॉट एग्जैक्ट, राइट, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ये तो सबसे बेसिक डिफरेंस है। इसी वजह से क्या होता है, जहां पर एक पेरेंट इन्वॉल्व है वहां पर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बनेंगे। सो मच जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल के बारे में आप बताएंगे कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग ऑल्दो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तो है सिमिलर और एक है आइडेंटिकल, राइट। आइडेंटिकल मतलब एकदम कॉपी, सेम, राइट।
और सिमिलर मतलब उसके जैसा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसका ऑफस्प्रिंग होगा तो सिमिलर होगा, यानी कि उसके 2 पैर होंगे, 1 नाक होगी, 2 आंखें होंगी, तो ये सिमिलैरिटीज हैं, राइट। वो ह्यूमन जैसा दिखाई देगा, बट वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल अपने पेरेंट जैसा नहीं होता है, उसके जो फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट। दिस इज बिकॉज द ऑफस्प्रिंग रिसीव सम जीन्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम फादर, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ जीन्स जो हैं वो फादर से मिलते हैं और कुछ मदर से। इस वजह से क्या होता है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। अब हम मेन क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं कि एडवांटेज क्या है इस चीज का। अगर जेनेटिक वेरिएशन है भी तो इससे क्या एडवांटेज है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू ग्रेटर वेराइटी इन पॉपुलेशन। दिस मींस दैट अ स्पीशीज, एनिमल और प्लांट, राइट, कैन अडेप्ट क्विकली टू चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं लगातार, राइट, और उसके लिए जो भी इजीली अडेप्ट करेगा, क्विकली अडेप्ट करेगा, वही आगे सरवाइव कर पाएगा, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। This is because there is always likely to be some individuals which are more suited to the changes than others, and these individuals will survive and reproduce themselves. यानी कि जो भी जो चेंजेस हैं सराउंडिंग्स में, एनवायरमेंट में, उसको सस्टेन कर लेगा, वो ही आगे रिप्रोड्यूस करेगा और उसी के इंडिविजुअल्स फ्लरिश करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। Question number 5. What are the functions performed by the testes in human beings? Very very important question, इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो टेस्टिस के बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं मेजर, हमें एक ही पता होता है या हम एक ही लिख कर आते हैं, पर हमें दोनों फंक्शंस लिखने हैं। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमीट्स इन द ह्यूमन मेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्पर्म्स। तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां पर होता है? टेस्टिस में होता है, जिन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं। Next, the testis is involved in the secretion of testosterone hormone, और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या होता है, हमें मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि एडोलेसेंस के बाद हमें दिखने शुरू होते हैं, राइट, वो टेस्टोस्टेरोन के रिलीज होने पर, सिक्रेशन होने पर ही दिखते हैं, जो कि कहां से सिक्रीट होता है? टेस्टिस से। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर? मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? तो हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पर ओवरी जो है, यहाँ पर एक मैच्योर्ड एग हर मंथ, एवरी 28 डेज यहाँ से मूव करता है टू द फिलिपियन ट्यूब, और यहाँ पर अगर इसे स्पर्म मिलता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और इसके बाद ये जो फॉर्म्ड एम्ब्रियो है ये यहाँ पर आके यूट्रस की वॉल पर आके स्टिक हो जाता है और फिर उसका डेवलपमेंट होता है। इसी वजह से एवरी मंथ द यूट्रस इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, राइट। तो यहाँ पर क्या होंगी, ये जो वॉल्स हैं ये थिक हो जाती हैं यूट्रस की। इसके अलावा यूट्रस की वॉल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर मान लीजिए एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है? अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यही जो वॉल है ये शेड होती है, राइट, क्योंकि अब यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं है जिसके उसको नरिशमेंट करनी है, तो ये वॉल जो है ये शेड होती है, किसके साथ? ब्लड के साथ, और उसी को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो लिखेंगे कैसे, इसे देख लेते हैं। एवरी मंथ 1 एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, हर महीने एक ओवरी से एक अंडा जो है वो रिलीज होता है, एंड at the same time the uterus prepares itself to receive the fertilized egg, right. Thus the inner lining of the uterus gets thickened and is supplied with blood to nourish the embryo. If the ovum does not get fertilized due to the non-availability of sperm in the female body, then the thick and soft inner lining of uterus is no longer needed, right. अब इस thick wall की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि embryo को nourish नहीं करना है, and hence it breaks and comes out of the vagina, जो कि ये पार्ट है, राइट, vagina ये पार्ट है, यहाँ से क्या बाहर आएगा? इन द फॉर्म ऑफ ब्लड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, हर चीज को इंक्लूड करते हुए, और डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। अगर आपको डायग्राम शो करना है कि किस तरीके से एग यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, और अगर नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। देखिए मैंने कहा था कि क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि आपको फ्लावर का डायग्राम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज में भी हमें क्वेश्चन मिल गया है। इस तरीके से आप डायग्राम शो करेंगे ताकि सारे ही पार्ट्स इंक्लूड हो जाएं। तो हमें मेजरली यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स शो करने हैं। यहाँ पर पिस्टल जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टल के अंदर क्या क्या आता है, स्टिग्मा, जो कि ये पार्ट है जहां पर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिक होते हैं क्योंकि ये स्टिकी पार्ट है। स्टाइल जो है वो एक ट्यूब जैसा है और ओवरी, यहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, इस तरीके से। अब दूसरा पार्ट, पेटल्स जो है वो कलरफुल पार्ट है, हमें पता है कलर्ड पार्ट। सेपल्स जो हैं वो ग्रीन कलर्ड पार्ट्स हैं। इसके अलावा स्टेमन शो करेंगे आप, जिसमें जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट एक ट्यूब जैसा होता है, एंथर के ऊपर पोलन यहाँ पर इस तरीके से मिलते हैं हमें। तो ये पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए, पार्ट्स याद होने चाहिए फ्लावर के। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर आप लिखेंगे जब भी आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन के काफी सारे मेथड्स आपको बुक में दिए हुए हैं। तो इसको सेपरेटली लिखने के लिए सबसे पहले बैरियर मेथड। इन दिस मेथड कॉन्डम, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स आर यूज्ड, राइट। कॉन्डम्स का यूज होता है। अब ये क्या करता है, ये वाला जो मेथड है, these prevent the entry of sperms in the female genital tract during sexual intercourse। और इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, राइट। हमें अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन को रोकना है या फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट को रोकना है, तो इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इन दिस मेथड ड्रग्स और पिल्स आर टेकन ओरली, यानी कि आप जिस तरीके से दवाइयां खाते हैं उसी तरीके से ये पिल्स ली जाती हैं। द ओरल पिल्स आर हार्मोनल प्रिपरेशन व्हिच सप्रेसेस द रिलीज ऑफ ओवम। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है, राइट, और जब वो स्पर्म से मिलेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर हम हार्मोनल प्रिपरेशन ऐसी करें कि ओवम जो है वो रिलीज ना हो टाइम पर, तो क्या होगा, हम फर्टिलाइजेशन रोक सकते हैं और उसकी वजह से ये एक कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम कर सकता है, राइट। नेक्स्ट इज इम्प्लांट्स। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स devices such as copper T are placed safely in the uterus by a skilled doctor. It prevents the sperm to reach the uterus। ये जो कॉपर टी है इसमें कॉपर आयंस होते हैं, राइट, और ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं और इस वजह से ये यूट्रस तक या फिर फेलोपियन ट्यूब तक जहां पर फर्टिलाइजेशन होना होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो कॉपर टी भी एक तरीका है जो कि यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। Last is surgical method. In this method, a small part of vas difference of male and fallopian tube of female is cut or tied by surgery। या तो आप एक मतलब vas difference of male या फिर female का reproductive part जो है fallopian tube, उसको कट करके टाई किया जाता है। It is called vasectomy in males, very very important term, and tubectomy in females। तो ये किस तरीके से, मान लीजिए फीमेल में यहाँ पर हम कर लें यहाँ पर बात, तो इस तरीके से यहाँ पर कट दिया जाएगा, इसको टाई किया जाएगा, तो होगा क्या इससे, ये जो यहाँ पर एग है ये फेलोपियन ट्यूब में आगे, इसके आगे आ ही नहीं सकता और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हम रोक देंगे। तो अल्टीमेटली हर जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसका जो एम है वो है फर्टिलाइजेशन को रोकना या फिर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को रोकना, ठीक है। तो ये सारे ही मेथड्स आप मेंशन करेंगे एग्जांपल्स के साथ। Question number 9, how are the modes for reproduction different in unicellular and multicellular organisms? So हमें पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन जो है वो पूरे सेल के थ्रू होता है, राइट, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक सेल ही है। तो ये पूरा का पूरा जो सेल है वो या तो इस तरीके से, ये जो मैं अभी शो कर रही हूँ ये क्या है, बाइनरी फिजन, राइट। तो ये पूरा सेल ही डिवाइड होगा, पूरा सेल पार्टिसिपेट करता है किसमें, रिप्रोडक्शन में। The modes of reproduction in unicellular organisms can be fission, budding, etc. Right? तो fission भी एक तरीका हो सकता है, budding भी एक तरीका हो सकता है, जो कि unicellular organism में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम budding देख सकते हैं, right? Whereas in multicellular organisms, specialized reproductive organs are present। यही difference है, basic difference क्या है, जो पूरा सेल है वो participate कर रहा है किसमें, unicellular organism में, और multicellular organism में specialized reproductive organs
प्रेजेंट होते हैं। Therefore, they reproduce by complex reproductive methods such as vegetative propagation, spore formation. तो यहाँ पर आप vegetative propagation देख सकते हैं ब्रायोफिलम में। इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, क्योंकि ये भी मल्टीसेलुलर के अंदर आते हैं तो आपको इनको भी मेंशन करना है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है सिस्टम है और यहाँ पर जो प्रोसेस है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, बट ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। Question number 10. How does reproduction help in providing stability to populations of species? यानी कि reproduction के through stability कैसे आती है population में? The introduction of variations during reproduction provides stability to the population. Reproduction चाहे वो asexual हो चाहे वो sexual हो, कुछ ना कुछ वेरिएशंस वो जरूर लेकर आ रहा है, राइट? और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो इन्वायरमेंट है उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं और जो भी बेस्ट फिटेड होगा वही सरवाइव करेगा, राइट? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जब तक, क्योंकि इन्वायरमेंट तो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, अगर कोई जो स्पीशीज है उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, वो वाइप आउट हो सकती है, मतलब वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है, क्योंकि अब वो सरवाइव करने के लिए सुटेबल नहीं है। तो स्पीशीज में भी अगर वेरिएशंस आते रहेंगे विद एनवायरमेंट तो वो आराम से उसमें सर्वाइव कर सकती है और स्टेबल हो सकती है, राइट? तो यहाँ पर देख लेते हैं वेरियस स्पीशीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। Reproduction also helps to generate copies of individuals which are adapted to a particular environment. बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि वेरिएशंस हो रहे हैं ताकि वो एनवायरमेंट में सरवाइव कर पाए, और क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका नंबर भी बढ़ता जाएगा और इसी तरीके से स्टेबिलिटी आएगी। What could be the reasons for adopting contraceptive methods? Question number 11. So contraception use करने के जो हमने जितने भी types पढ़े contraception के, उसको use करने का reason क्या है, हम क्यों use करते हैं? तो यहाँ पर कुछ reasons हैं। First is to control the birth rate. Birth rate को control करने के लिए, जो कि increase of population से रोकेगा या फिर prevent करेगा। Next is to avoid unwanted pregnancy, and last is to avoid transfer of sexually transmitted diseases. For example, इसका बहुत common example जो है वो है HIV AIDS। HIV वायरस का नाम है और AIDS जो है वो डिजीज का नाम है। तो HIV AIDS सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट ना हो कोई डिजीज, इसको रोकने के लिए भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं। सो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके मेरे क्वेश्चन का जरूर आंसर दें, और इसके अलावा अपने व्यूज भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि 10th क्लास में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस न करें। थैंक यू।